उससे भी पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि फोटोन क्या होता है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट जिसको कहते हैं। तो फोटोन के बारे में तो सभी लोग जानते ही हो कि फोटोन क्या चीज होती है। वैसे है क्या फोटोन, इसके बारे में आरुषि बताना क्या होता है फोटोन। आरुषि, यस सर। फोटोन के बारे में बताओ जरा कुछ। डेफिनेशन क्या था इसकी? चलो अच्छा मैं ही बताता हूँ। था क्या, हाँ था ये कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उस क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को हम मानते हैं कि वो वेव की फॉर्म में चलती है। ठीक है, लाइट को ये मानते हैं वेव की फॉर्म में चलती है। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये हम लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो आइंस्टीन ने फिर वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, किस चीज का, फोटोन का। और ये देखा गया बाद में आगे जाके, डी ब्रॉगली ने भी उस पर रिसर्च की कि लाइट का बिहेवियर कहीं पार्टिकल की तरह होता है और कहीं वेव की तरह होता है। यानी कि लाइट को ना तो पूरी तरह से वेव माना जा सकता है कि भाई ये प्योर वेव ही होती है, ना ये कहा जा सकता है कि वो प्योरली पार्टिकल होती है। अगर हम उसको मैक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी कि अगर हम बहुत अंदर जाके ना स्टडी करें तो फिर उसका नेचर कैसा है, या वेव की तरह से है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने लगते हैं तो वो अपना पार्टिकल नेचर भी शो करती है ना। तो फिर आइंस्टीन ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया फोटोन का, जो कि लाइट के दोनों नेचर को आपस में कनेक्ट करता है, वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को, दोनों नेचर को वो आपस में कनेक्ट करता है। किसी पार्टिकल में एक चीज होती है मोमेंटम। मोमेंटम पार्टिकल का नेचर है, मोमेंटम वेव का नेचर नहीं था। वेव में होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो आइंस्टीन ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने फोटोन नाम की एक एनर्जी के बंडल को की कल्पना की। उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ये एनर्जी का एक पैकेट है जिसमें मोमेंटम भी है। मोमेंटम पार्टिकल नेचर हो गया, उसमें वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये वेव का नेचर हो गया। वेवलेंथ है यानी कि वो वेव है, और मोमेंटम है यानी वो पार्टिकल है, और दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेट की उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है मोमेंटम? P इक्वल टू एच बाई लेमडा, जिसमें एच क्या चीज है, प्लैंक कांस्टेंट है, लेमडा वेवलेंथ है। तो जो P है ये पार्टिकल का नेचर है, और जो लेमडा है ये वेव का नेचर है। ठीक है, तो पार्टिकल के नेचर को वेव के नेचर से इंटर रिलेट किया, ये है फोटोन जिसका मोमेंटम है। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन hc बाई लेमडा, या एच न्यू लिखते हैं, या एच एफ लिखते हैं, जिसमें एफ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये होता है फोटोन। अब फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं उनको हम जरा कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट्स हम उसकी पढ़ लेते हैं। तो उसमें पहला है कि समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक ए वेव। कभी इसका बिहेवियर वेव की तरह से हो जाता है, कभी इसका बिहेवियर हो जाता है पार्टिकल की तरह से। टू एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वॉज इंट्रोड्यूस। तो फोटोन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब तुम इसका मतलब समझते हो, रेस्ट मास क्या चीज होती है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है उस समय उसका जो मास होता है उसको रेस्ट मास कहते हैं। ये इस तरह की एक फॉर्मूला तुमने कहीं पर देखा या पढ़ा है पहले कभी, कि m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इस तरह का फॉर्मूला कहीं पढ़ा है या देखा है?
नहीं सर। आरुषि? No, sir. चलो तो छोड़ो फिर। इसमें पार्टिकल जो होता है, जब कोई बॉडी मूव करती है, उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ती जाए तो वेलोसिटी से मास पर इनिशियली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए और बहुत ज़्यादा होने लगे, और जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने लगे, तो मास बढ़ने के साथ, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बॉडी का मास भी बढ़ने लगता है। और अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी की इक्वल हो जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास एग्जिस्ट करता हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव भी नहीं कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट से वही चीज मूव कर सकती है जिसका रेस्ट मास जीरो हो। रेस्ट मास जीरो मतलब जब वो रेस्ट में है तो उसका मास कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है? जीरो। यानी कि अगर हम माने कि फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास कितना आएगा? जीरो आएगा। हालांकि फोटोन रेस्ट में होता नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट या ये फैक्ट याद रखना कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। दूसरा पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h बाई लैम्डा। ये पढ़ा हुआ होगा आपने। Yes, sir. तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h बाई लैम्डा। फोटोन इज द पार्टिकल बट इट्स मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू वेव नेचर ऑफ फोटोन। तो फोटोन में दोनों नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच सी बाई लैम्डा। तो पहले तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करो इतने फोटोन के बारे में। हो गया? यस Sir. अब फोटोन के बारे में कुछ और चीजें भी हैं। देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ फोटोन लाइक थिंग। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। दूसरा, फोटोन का चार्ज कितना है? जीरो है। फोटोन चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए फोटोन इज नॉट डिविएटेड और डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उससे इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? 10 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये किस मीडियम में होती है? एयर। एयर में या वैक्यूम में ये इसकी स्पीड होती है। अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी या बदलेगी? यस सर। अगर मीडियम बदलता है तो लाइट की स्पीड बदलती है या कांस्टेंट रहती है? बदलती। बदलती है।
तो यानी कि फोटोन की जो स्पीड है वो भी मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है। ठीक है। और एक फॉर्मूला है, अब तुमको ये नहीं पता, वैसे ये है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फोटोन। इसमें m नॉट होता है रेस्ट मास, ठीक है, और m क्या है, m है मास जब उसकी स्पीड कितनी है पार्टिकल की, v है। m नॉट और c तो हमको मालूम है क्या है, m नॉट रेस्ट मास है जब पार्टिकल रेस्ट में है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या चीज है, v है पार्टिकल की स्पीड, और m क्या है, m है मास ऑफ द पार्टिकल जब उसकी स्पीड v के बराबर है। तो अगर हमने v इक्वल टू सी कर दिया तो m कितना हो जाएगा, अगर हम v इक्वल टू सी कर दें तो m कितना आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि जिस पार्टिकल का रेस्ट मास एग्जिस्ट करता हो, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कोई भी पार्टिकल जिसमें रेस्ट मास होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता। ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब फोटोन के बारे में हमें इतना पता चल गया कि उसका मोमेंटम कितना है, h बाई लेमडा है, और मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, वेवलेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ठीक है, एनर्जी कितनी है, h c बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, h न्यू भी लिखते हैं, h f भी लिखते हैं। ये नोटेशन तो सारे पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। अब मान लो कि एक फोटोन एक मीडियम में इंसिडेंट होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और वो दूसरे मीडियम में चला जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तो इसमें चेंज क्या होगा उसके बारे में है, क्या चीज बदलेगी। तो व्हेन फोटोन मूव्स फ्रॉम मीडियम μ1 टू μ2, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगी। तो फोटोन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी एनर्जी बदलेगी कि नहीं, ये बताओ नहीं। दिव्येश। सर, वो क्वेश्चन रिपीट करना। अगर फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा कि नहीं? सर, उससे वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो होना चाहिए चेंज। हाँ, समझाओ जरा क्यों होना चाहिए। एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, अगर हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो उससे वेवलेंथ चेंज होगी, तो लैम्डा चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होनी चाहिए। एनर्जी के और फॉर्मूले बताओ क्या क्या है फोटोन की। एच न्यू। न्यू क्या चीज है? चेंज नहीं हो रही। तो एनर्जी चेंज होगी कि नहीं? चेंज नहीं होगी। लेकिन एस सी अपॉन लैम्डा से तुम कह रहे हो चेंज होगी। सर, फिर सी भी चेंज होगा, मीडियम में जाने से वेलोसिटी भी चेंज होगी। हाँ, तो हमको एनर्जी एच न्यू से देखना चाहिए ना, क्योंकि सी और लैम्डा दोनों ही बदल रहे हैं। तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पावर, इसमें भी जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, कल भी पढ़ा था, पहले ही मैंने बताया है इंटेंसिटी की डेफिनेशन। तो दिव्येश, इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताना जरा क्या है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट सोर्स बनाता हूं यहां पर जिसकी पावर है P। तो मैंने एक पॉइंट सोर्स बना लिया P, सॉरी, जिसकी पावर है P वॉट के बराबर, और यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A। तो यहां इंटेंसिटी बताओ दिव्येश कितनी होगी, कितनी इंटेंसिटी आएगी? नहीं सुना नहीं था। इंटेंसिटी कितनी होगी पॉइंट A पर?
ये सोर्स है जिसकी पावर है P वॉट के बराबर। इस पॉइंट सोर्स से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या है? P/4πx²। कैसे निकाला ये बताओ? इंटेंसिटी होती है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन एरिया कौन सा होना चाहिए? जो कि एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर हो। तो पॉइंट सोर्स से एनर्जी जाएगी स्पेस में हर डायरेक्शन में ऐसे। तो हमको एक ऐसा एरिया चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो हमें पॉइंट P को ओरिजिन लेके एक स्फीयर बनाना चाहिए। तो उस स्फीयर के सरफेस से जो भी एनर्जी जा रही है ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो इंटेंसिटी होगी I इज इक्वल टू P अपॉन 4πx² के बराबर। यह है इंटेंसिटी। आरुषि समझ आ गया ना? ये तो याद होगा तुम्हें। Yes, sir. अब एक लाइन सोर्स बनाता हूं मैं। लाइन सोर्स है जिसकी लेंथ है L और पावर है P। इस सोर्स से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बताओ क्या होगी? लाइन सोर्स एनर्जी को कैसे रेडिएट कर रहा होगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हर डायरेक्शन में। तो हमको क्या चाहिए कि ऐसा एरिया चाहिए जो एरिया इस एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर हो और x डिस्टेंस पर भी हो। तो कैसा एरिया बनाना पड़ेगा? वो एरिया बनाना पड़ेगा हमें एक। आरुषि तुम बोल रही हो कल ही पढ़ा था और कल ही पूछा था मैंने तुमसे ये। जैसे सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी कितनी होगी? पावर अपॉन 2πxl। हाँ, पावर अपॉन सरफेस एरिया इसका आएगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया 2πxl के बराबर। ये इंटेंसिटी हुई इसकी। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन हुई। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन बताना, इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। क्या? एक प्लेट को ज्यादा एनर्जी मिलेगी बिकॉज उसका जो डिस्टेंस है वो आर है। तो पी अपॉन अगर हम लोग करेंगे 4/r², तो नहीं, उसका हाँ, अगले वाले का 16r² हो जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी तो इसको मिलेगी। इंटेंसिटी पॉइंट ए पर कितनी है? प्लेट ए के पास। 4/r²। हाँ, और बी पर इंटेंसिटी कितनी है? पी अपॉन 16πr²। हाँ, तो इंटेंसिटी बी पर कम है, ए पर ज़्यादा है, इसलिए ए को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ए प्लेट ऑफ एरिया इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर पी। फाइंड, दो चीज़ें निकालनी है। इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ प्लेट ए। तो प्लेट ए की पोजीशन पर इंटेंसिटी ए क्या है, ये तो निकाल ही दोगे। दूसरा ये निकालना है एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेट ए पर यूनिट टाइम। और प्लेट का एरिया कितना है? ए के ही बराबर है। सरफेस एरिया जो है प्लेट का, ये जो प्लेट बनी हुई है ना, इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? ए के ही बराबर है। ये प्लेट है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ये है प्लेट और इसके प्लेन की परपेंडिकुलर क्या रखा हुआ है? पॉइंट सोर्स रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर। और प्लेट अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया ए है, या स्क्वायर प्लेट है तो उसका एरिया कितना है? कैपिटल ए के बराबर है। दो चीज निकालनी है, इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ प्लेट ए और एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेट ए पर यूनिट टाइम। करो कैलकुलेट।
इंटेंसिटी तो निकाल ली होगी ना, इंटेंसिटी कितनी है? P upon 4 pi r square. हाँ, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है। इंटेंसिटी की यूनिट बोलो क्या है? क्या होती है यूनिट इंटेंसिटी की? जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या फोर्स इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। Watt per square meter. हाँ, वॉट पर स्क्वायर मीटर। और वॉट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जूल, Joule per second. हाँ, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एनर्जी, यानी अगर मैं इंटेंसिटी निकालूं तो इंटेंसिटी हो जाएगी I इक्वल टू P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पास होती है? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी आ गई। अब पार्ट बी का आंसर बताओ क्या होना चाहिए? बोलो। बताओ ना। पार्ट बी का आंसर क्या हुआ? जूल्स पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। नहीं, ये तो तुम यूनिट बता रहे हो, मैं तो आंसर पूछ रहा हूं। एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्लेट ए पर यूनिट टाइम। आरुषि, आरुषि, पार्ट बी का आंसर। फिर इसको I देना है, I के टर्म्स में देना है। नहीं, इसका आंसर तुमको पी आर और ए, ये वाली चीजें हैं। ये जो ये गिवन है ना, आई थोड़े गिवन है क्वेश्चन में। हाँ। इतना छोटा सा मैथमेटिक्स है बेटा। P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा ये आंसर हो गया पार्ट बी का। अरे यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ए से कितनी पास होगी? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए। ये आंसर हो गया। नहीं चला दिमाग इसमें? नहीं आया समझ में ये? नहीं आ गया, मैं सोची मेरे को इंटेंसिटी के फॉर्म में देना है। अरे यूनिट एरिया से मतलब 1 मीटर स्क्वायर से अगर 10 जूल एनर्जी जा रही है तो 5 मीटर स्क्वायर से कितनी जूल एनर्जी जाएगी? हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। यस। तो हमने वही कर दिया इसमें, तो ये आंसर हो गया इसका। तो ये आया आंसर। इसके बाद कुछ और चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने हैं, ये वाले। इन पॉइंट्स में ऑलरेडी मैं तुम्हें कुछ कुछ बता चुका हूं। कोई नई चीज है क्या? स्पीड ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक नई चीज है। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें स्पीड सेम रहती है। ईच फोटोन हैज ए डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट लीनियर मोमेंटम, ये ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज E बाई सी स्क्वायर, राइट, ये नई चीज है, इसको नोट करके रखना। एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर भी लिखते हैं ना, तो इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा? E बाई सी स्क्वायर।
मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाई लेमडा भी लिख सकते हो, E बाई सी भी लिख सकते हो। ये सारे कन्वर्जन हमको याद रखना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ए फोटोन कैन कोलाइड विथ मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ, प्रोटॉन के साथ इसका कोलिजन होता है। फोटोन कैन कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स मतलब जिनका रेस्ट मास एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? बोलो, इलेक्ट्रॉन का मास याद है ना? 9.1 into 10 raised to power minus 31. हाँ, और यूनिट केजी, इतना मास है। ये रेस्ट में इसका मास इतना होता है। प्रोटॉन का भी मास होता है, 10⁻⁻27 आता है उसमें। तो फोटोन का कोलिजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मटेरियल पार्टिकल से होता है। ड्यूरिंग कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये ठीक वैसे ही कंजर्व होते हैं जैसे कि नॉर्मल कोलिजन होता है दो पार्टिकल के बीच में, तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो वैसा ही कंजर्वेशन लॉ इसमें भी सेटिस्फाई होंगे जब फोटोन का कोलिजन होगा किसी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या अल्फा पार्टिकल किसी से भी। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन फोटोन फॉल्स ऑन ए सरफेस दे एक्सर्ट ए फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस। जब फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं तो उस पर वो फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं और प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं भाई? क्योंकि इनमें मोमेंटम होता है। जिस भी चीज में मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम वाली चीज जब भी किसी पे इंसिडेंट होगी, गिरेगी, तो उस पर फोर्स लगेगा। और जिस एरिया पर वो फोर्स लगा है, उस एरिया को, फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर निकल आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोटोन किसी सरफेस पर फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं और प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड, फोटोन का जो प्रेशर होता है इसका एक नाम है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स भी जरा नोट कर लो। नोट कर लो इन पॉइंट्स को भी। ये रेडिएशन प्रेशर क्या है देवेश, बताओ जरा, कौन सा प्रेशर रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा? जब फोटोन सरफेस पे गिरेंगे तो जो सरफेस पे वो प्रेशर लगाएंगे उसे रेडिएशन प्रेशर कहेंगे। क्योंकि अब जब हम मॉडर्न फिजिक्स में घुस गए हैं तो जो लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो लाइट आ रही है मतलब वो रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन आ रहा है यानी कि बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, और जब फोटॉन सरफेस पर गिरेंगे तो उससे जो प्रेशर आएगा उसको हम रेडिएशन का प्रेशर कहेंगे। रेडिएशन ने प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, तो उसको नोट कर लो। हो जाए तो मुझे बताना, तो आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. Yes. अब कुछ और जो पॉइंट्स हैं मैं वो तुम्हें लेके चलूँगा। मैं इसमें से ना कुछ चीज़ें अभी तुम्हारे लिए हटाऊंगा भी यहाँ से। अब यहाँ देखो जरा, स्क्रीन पे एक दूसरी चीज़ आएगी, यह इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन का इंटरेक्शन किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। फोटॉन का जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ, इंटरेक्शन कैसे करेगा फोटॉन? फोटॉन पे चार्ज तो होता नहीं है, तो उसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए करेगा क्या? आरुषि तुम लोग बोला करो यार, बताओ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करेगा? इंटरेक्शन करते हो, बातचीत करते हो ना तुम लोग, कैसे करते हो? किसी से इंटरेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? कई सारे तरीके होते हैं इंटरेक्ट करने के। बात करके भी इंटरेक्ट कर सकते हो, उठा के पत्थर मार दो उसको, ये भी इंटरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन अगर फोटोन के साथ होगा तो कैसे होगा इंटरेक्शन? क्या होगा उसमें? क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? कोलिजन ही होगा इनका, और कोई तरीका तो है नहीं, इनके पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि कम्युनिकेशन करें, है ना? चार्ज है नहीं कि रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो। इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज होता है लेकिन फोटोन के पास तो नहीं होता, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन तो हो नहीं सकता। तो एक ही तरीका बचता है, क्या हो? कोलिजन। तो इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वो जो इंटरेक्शन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है इंटरेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, और तीसरा है पेयर प्रोडक्शन। इनमें से तुमने कौन कौन सा सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, बताओ? नहीं, भाई स्कूल में तुम्हें 12th में भी पढ़ाया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes, सबसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा है। हाँ, ये केमिस्ट्री में भी है ना शायद तुम्हारे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो। Yes, sir. ये फिर 11th में था। हाँ, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये तीनों में इलेक्ट्रॉन का फोटोन से कोलिजन ही हो रहा है, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन ऑल दी अबव 3 phenomena, photon loses their energy to atoms and subsequently atoms loses energy to the absorbing material। मतलब इन सभी चीजों में हो क्या रहा है? फोटोन का कोलिजन होगा एटम से, और फोटोन अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। और फोटोन जब अपनी एनर्जी लूज करेगा, फोटोन अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो एनर्जी किसको मिलेगी? एटम को मिलेगी। अब एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है बताओ? ये भी सब तुमने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है उससे? दिवेश, किसी एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने से? तो सरफेस के बारे में करते हैं। कौन? एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब समझाओ। एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली मतलब क्या हो गया? आरुषि तो स्टेट में आ गया। किस में आ गया? हाँ, एक्साइटेड स्टेट में। कौन आ गया एक्साइटेड स्टेट में? इलेक्ट्रॉन। एटम भी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो लोअर एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। मान लो पहले ग्राउंड स्टेट में था, n=1 पे था, n=1 में उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और n=4 पे पहुंच गया। कौन पहुंच जाएगा n=4 पे? इलेक्ट्रॉन। और ये 1 से 4 पर जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी उसने कहां से ले ली? फोटोन से ले ली। तो फोटोन ने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब जब फोटोन हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से वापस आएगा तो फिर वो एनर्जी को एमिट करेगा, और जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, तो वो अलग अलग फोटोन एमिट करता है। मान लो वो n=1 से 4 पे चला गया, तो अगर वो 4 से 3 पे आया, फिर 3 से मान लो डायरेक्ट 1 पर आ गया, तो कितने फोटोन एमिट किए होंगे उसने? 2। एक फोटोन कहां से कहां किया होगा? 4 से 3 में
एक फोटोन जो एमिट किया होगा उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, जितना कि 4 और 3 एनर्जी लेवल के एनर्जी का गैप है उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट किया होगा। फिर मान लो वो 3 से आ गया ग्राउंड स्टेट में, तो n=3 और n=1 के बीच में जो एनर्जी का गैप है उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट किया होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। Yes. तो इसमें एनर्जी उसने लूज की भाई। तो अब फिर आगे क्या कहते हैं ये, when photons of relatively low energies are interact with electrons, photoelectric effect is most likely to occur। यानी कि फोटोन की एनर्जी की 3 कैटेगरी है। कौन से फोटोन की, जिसका कि एटम्स के साथ कोलिजन होगा। अगर कम एनर्जी के फोटोन आके एटम्स को स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं एटम के साथ में, तो चांसेस हैं कि क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, फोटोन आया, कोलिजन हुआ एटम के साथ में, अगर रिलेटिवली कम एनर्जी का हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फिर है व्हेन मोर एनर्जेटिक फोटॉन्स इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट इज मोर। अगर थोड़ी ज्यादा एनर्जी की फोटोन आएंगे तो कॉम्पटन इफेक्ट होगा। और जब एनर्जी कितनी हो जाए, 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, तब इसमें पेयर प्रोडक्शन हो सकता है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? अब पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि फोटोन का एटम से कोलिजन हुआ और उस कोलिजन में एटम फोटोन ने अपनी एनर्जी लूज की और उस एनर्जी से क्या बन गया, मास क्रिएट हो गया। एनर्जी से मास क्रिएट हो गया तो पेयर प्रोडक्शन हुआ। पेयर प्रोडक्शन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन बनेगा। हमेशा ये पेयर में ही बनते हैं और इसमें पेयर एक साथ ही डिस्ट्रॉय होंगे दोनों, या एक साथ दोनों प्रोड्यूस होंगे। इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। एनर्जी देखो, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है E=mc², उसमें है ना कि मास से एनर्जी क्रिएट हो सकती है और एनर्जी से मास भी क्रिएट हो सकता है। तो एनर्जी से जब मास क्रिएट होता है तो उसमें अगर एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना तो उसको हम कहते हैं ये पेयर प्रोडक्शन हुआ है। सुना है तुमने ये टर्म पहले कि नहीं, पेयर प्रोडक्शन? नहीं सर। और ये हमेशा दोनों साथ साथ क्यों बनेंगे? क्योंकि एक और फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन बन गया तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अकेला पॉजिट्रॉन बन गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक साथ प्रोड्यूस हुए तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन पे होता है। लेकिन दोनों पे चार्ज कैसा होता है, इक्वल और अपोजिट। तो नेट चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ, 0। ठीक है, तो ये चीज है इंटरेक्शन फोटोन का इलेक्ट्रॉन एटम के साथ में। हम जो पढ़ेंगे, ये चिंता मत करो, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेनली क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट है, ये मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। पेयर प्रोडक्शन भी नहीं कराऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हम इसको पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, इसको मैं यहां पर ले आऊं अगर, चलो अच्छा, इसी में मैं तुमको ना डिटेल में बाद में कराऊंगा। अभी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, इसी में थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। कैलकुलेशन वगैरह में तो मैं इसके और बाद में कराऊंगा। द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस of certain substances when suitable radiations of certain frequency or wavelength are incident upon it is called photoelectric effect and the emitted electrons are called photoelectrons। तो अब ये थोड़ा जो है बड़े भारी भरकम शब्द हो गए, अब इसको मैं आसानी से समझाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि किसी मेटल पर जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो उस रेडिएशन के इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है ड्यू टू दिस रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन इंसिडेंट हुए, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ मतलब फोटोन इंसिडेंट हुए, और क्या चीज बाहर निकली? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होता है, उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर का फोटोन जब गिरता है, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, उस रेडिएशन से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जब गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। याद हुआ ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल frequency are incident on a metal surface, then this is called photoelectric effect. दिवेश, तुम्हें समझ में आया क्या चीज है ये? यस सर। हाँ बताओ जरा, बोल के बताओ, समझाओ जरा थोड़ा सा उसके बारे में बोलो, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं किसी सरफेस से, जब रेडिएशन जब एक रेडिएशन आती है किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की, अगर वो इनफ होती है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के ऊपर से निकाल सके, तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आरुषि, अब तुम्हारा नंबर है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होता है जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर वो या उससे ज्यादा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की आई लाइट, तभी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। हाँ नहीं, पहले तो हम डिफाइन करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। ये फिनोमेना है क्या? तो ये फिनोमेनन है कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर गिरते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने लगता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है वर्क फंक्शन और एक है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ये कहता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ इज सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब कौन सा सब्सटेंस? मेटल सरफेस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, किसकी मिनिमम एनर्जी? जो रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा ना, उसके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस ऐसा नहीं पानी में से बाहर निकल आएंगे, मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस is called work function of the substance या work function of the metal. If incident photon does not has energy more or equal to work function, emission of electron is not possible. जैसे फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF या H न्यू लिखते हैं, यह है उसकी एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। अगर फोटोन की एनर्जी उस पर्टिकुलर एनर्जी से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलते हैं। तो H न्यू नॉट, जिसमें न्यू नॉट क्या कहलाएगी? उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और HF या H न्यू नॉट क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और या इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो दो चीजें हैं, एक है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन वर्क नहीं है। दिवेश, वर्क फंक्शन क्या चीज है? एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि, हाँ सुनो बेटा, मिनिमम एनर्जी किसकी चाहिए? ये किसकी मिनिमम एनर्जी? किसके पास ये डाल रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की, तो उस रेडिएशन में भी किसकी एनर्जी? मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। उस रेडिएशन में फोटोन आ रहा है, उस फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए।
और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू होता है। तो एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हो उसके लिए फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब है इसमें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू एनेबल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो है एच न्यू नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं एच सी अपॉन लेमडा। तो ये लेमडा कैसा होगा? ये मिनिमम वैल्यू है लेमडा की, या तो इतना होना चाहिए इससे कम होना चाहिए। वेवलेंथ क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा और वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ से कम होना चाहिए। वेवलेंथ अगर घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब इसमें जो तुम डायग्राम देख रहे हो राइट साइड में, ये डायग्राम की समझ होना भी जरूरी है हमको। ये इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इस तरह का ये जो डायग्राम है ये बनाया जाता है। ये सभी बुक्स में मिलेगा तुमको, अपनी तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी होगा। इसमें क्या है, यहाँ पर ये एक मेटल सरफेस है और इसका नाम रखा गया है एनोड, और ये ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है? एक एनोड है। ये मेटल सरफेस को बंद रखा हुआ है हमने, और यहां पर लगा दिए हमने एक बैटरी और रेजिस्टेंस का सिस्टम लगा दिया है। ठीक है, यहां पर एक कैथोड है, यहां पर भी एक मान लो मेटल का ही है प्लेट लगा दी है जिसको हम कैथोड कह रहे हैं। कैथोड कैसा होगा? लो पोटेंशियल पर, एनोड हाई पोटेंशियल पर। और दूसरा पोटेंशियल किसका हाई रखना है किसका लो, हम इस वाली बैटरी से मैनेज कर सकते हैं। तो जब रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं यहां से एनोड पर, तो एनोड पर जब रेडिएशन आए यानी कि फोटोन आए, तो मेटल सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया। फिर मेटल सरफेस ने एब्जॉर्ब किया मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एटम के साथ में कोलिजन हुआ फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा यहां से। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो कहां जाएंगे? इस वाली प्लेट पर जाएंगे। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका नाम एनोड है, और जिस पर पहुंचते हैं उसका नाम कैथोड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जिससे एमिट होंगे वो एनोड है और जिस पर पहुंचेंगे वो कैथोड है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच जाएंगे तो यहां पर जो एमीटर लगा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। मैं तुम्हें और थोड़ा डायग्राम सिंपल करके बना के बताता हूं इसमें, कि मान लो अगर ऐसा हो, डायग्राम को मैं थोड़ा इजी करके बनाऊं कि ये ग्लास की ट्यूब है, यहां पर एक मेटल की प्लेट है, एक दूसरी मेटल की प्लेट यहां पर है, और यहां से हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहां से हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, ये रेडिएशन आए, तो रेडिएशन आए तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा और इस वाली प्लेट पे पहुंच जाएगा तो क्या इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा? आरुषि,
गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होगा? जब करंट फ्लो हो। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? सर्किट तो कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, ठीक है, और इस वाली प्लेट पे पहुंचा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया ना, ऐसे। आए समझ में कि नहीं? Yes, sir. यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां पहुंच गया? इस वाली प्लेट पे पहुंच गया। फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा और इसी से पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश हो गया है सर्किट में। इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो क्या है? एनोड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो क्या है? कैथोड। कैथोड। अब ये बताओ, अगर मैं इस कैथोड का पोटेंशियल बढ़ाऊं, हाई पोटेंशियल करूं अगर मैं इसका, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे या कम इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे अगर मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाऊं तो? बोलो आरुषि। आरुषि, तो तो यार तुम लोग सो क्यों जाते हो? मैं क्या पूछ रहा हूं, ये कैथोड है, मैंने इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? इसका पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव कर दिया, मान लो, सॉरी, चलो अच्छा मैं और साइन बना देता हूं। कैथोड का पोटेंशियल था, मान लो पहले कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी, अब मैंने इसका पोटेंशियल कर दिया है +1 वोल्ट। अगर मैंने इसका पोटेंशियल +1 वोल्ट कर दिया तो अब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाऊं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करेंगे, यानी कि इसमें गैल्वेनोमीटर में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर मैंने कैथोड का जो पोटेंशियल है नेगेटिव कर दिया, मान लो -1 वोल्ट कर दिया, तो कैथोड का पोटेंशियल अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल्शन फील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर आना कम हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं ये बात? और अच्छा, अब तो ये भी होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे जल्दी पहुंचेगा यहां पर। तो अगर मैंने इसका पोटेंशियल नेगेटिव किया तो जिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है वो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी। लेकिन इसका पोटेंशियल मैंने बढ़ा के और नेगेटिव कर दिया, मान लो -2 वोल्ट कर दिया, -2 वोल्ट पोटेंशियल कर दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति आएगी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर कि इसका पोटेंशियल बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? -V0 कर दिया। ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है यहां। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो भी नहीं पहुंच पा रहा है यहां पर। तो ये पोटेंशियल का एक नाम है। याद है कौन सा पोटेंशियल होता था ये? इसको कहते स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दिवेश, तुम्हें समझ में आया ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो रहे कैथोड पे, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी जब कैथोड पे नहीं पहुंच पाता है जिस पोटेंशियल पर, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और फोटो करंट कितना हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर? 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो करंट हो जाएगा 0 के बराबर। अब जरा हम फिर इसी डायग्राम पर आते हैं। तो ये अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है।
इसकी, इसमें जो मैंने तुमको पॉइंट्स बता रहा वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट। जैसे कि पहला पॉइंट है इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इवेक, चलो ये तो छोड़ो, ये तो हाँ, पहला पॉइंट क्या है इसमें जो ऑब्जर्व किए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बेटा पहला पॉइंट एक जो याद रखना है वो ये कि विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ लाइट एट मेटल सरफेस एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मीनिंग समझाओ बच्चों, इस लाइन का गलत सलत जो समझ में आ रहा है बताओ, फिर मैं करेक्ट करूंगा ना, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। दिवेश बताओ। सर पढ़ ही रहा, समझ नहीं आ रहा। आरुषि तुम बताओ। फिर इसका मतलब ये है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कैथोड पे, उनमें टाइम लैग नहीं होता, बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। कैथोड पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, कैथोड की बात नहीं हो रही बेटा, ये आइए बताता हूँ, रुको। और मतलब मेटल सरफेस। हाँ, जैसे ये डायग्राम है ना, इस पे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से फोटोन गिरा और फोटोन गिरने के इमीडिएटली बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि फोटोन गिरा फिर उसमें थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ हो, कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है। फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये एक तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया, एक ये ऑब्जर्वेशन था, स्टडी से ये पता चला। दूसरा पॉइंट था ए ब्राइट लाइट मेक्स मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू लिबरेट फ्रॉम मेटल सरफेस एज कंपेयर टू ए डिम वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। इसको पढ़ो और इसका मतलब समझने की कोशिश करो। कौन सा पॉइंट बोला? सेकंड वाला। सर इसका ये मतलब है कि जिसमें कि इंटेंसिटी जो है, तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, वो सेम ही रहती है। हाँ ठीक, देखो इसका मतलब मैं इस लैंग्वेज का मतलब समझाऊं कि लाइट की हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। मान लो मैं रेड लाइट उस पर डाल रहा था, तो ज़्यादा रेड लाइट डालने का मतलब है कि ब्राइट रेड लाइट, और डिम रेड लाइट का मतलब है कि रेड लाइट की क्वांटिटी या लाइट की क्वांटिटी कम है। ब्राइट लाइट का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी हमने चेंज नहीं की, ब्राइटनेस बढ़ा दी। इसका मतलब हुआ कि पहले अगर 10 फोटोन आ रहे थे तो उसी फ्रीक्वेंसी की 100 फोटोन हमने इंसिडेंट करा दिए, सेम फ्रीक्वेंसी के 100 फोटोन इंसिडेंट करा दिए, तो क्या हुआ उससे ब्राइटनेस बढ़ गई। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या चीज़ बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी का बढ़ना। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो अगर मैंने न्यू बढ़ा दिया या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इसका मतलब है कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए तो इसका मतलब क्या है, क्या चीज बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। इसको कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ गई। तो सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटोन की वो इंक्रीज नहीं होती है। जो के मैक्स काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये ऑब्जर्वेशन थे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया तो इफेक्ट के बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशन मिले थे, ये वो ऑब्जर्वेशन है। फिर इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने वेव थ्योरी का सहारा लिया, तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुए नहीं। फिर आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया किससे, अपनी फोटोन थ्योरी से।
तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसे रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। लोगों को ये कंफ्यूजन है कि उसको रिलेटिविटी के लिए मिला था। उसने फोटोन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और वो एक्सप्लेन हो गया ठीक से। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी है मान लो h न्यू, ठीक है। तो उसमें से इस एनर्जी के दो हिस्से होते हैं, h न्यू नॉट प्लस k। h न्यू नॉट तो वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और जो फोटोन हमने इंसिडेंट कराया वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में मिले? बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिले, कि जब वो फोटोन बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दिव्येश समझ में आया ये? जी सर। ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी होगी। 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के मिलेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की नहीं है। तो जो पॉइंट 2 ये कहता है कि मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी थी वो तो 6 ही रहने दी है, लेकिन पहले अगर मैंने 10 फोटोन गिराए थे तो 10 की जगह मैं 20 फोटोन गिरा रहा हूं। तो 10 फोटोन से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो 20 फोटोन से 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उससे ज्यादा नहीं हो सकती 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बात समझ में आई कि नहीं? क्या सर? अगर मान लो कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने एक फोटोन गिराया तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 फोटोन गिराए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए? 2। लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा नहीं होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 3 गिराए तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि इस बार मान लो मैं फोटोन नहीं बढ़ाता हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भेजा मैंने, तो फोटोन अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गई, बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अगर हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो क्या चीज बदलनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने पड़ेंगे। ज्यादा फोटोन गिराओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन गिराओ। क्लियर है ये चीज? यस। ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिराएंगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन अगर हम केवल नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ेगा? क्या चीज बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? क्वेश्चन ये है कि मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखे हुआ हूं, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, ज्यादा फोटोन गिरा रहा हूं सरफेस पर, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। सेम रहेगी। अब हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं, तो हमें क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है। अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए तो क्या बढ़ाई? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से दिव्येश क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी
या करंट? इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? इंटेंसिटी से तो करंट, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब क्या चीज बढ़ाया हमने? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाए। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे तो ज्यादा करंट हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है तो ज्यादा करंट होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, मान लो हमने 10 फोटोन गिराए, 10 इलेक्ट्रॉन निकले। अब हमने फोटोन तो 10 ही गिराए हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही निकलेंगे लेकिन अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये पॉइंट? चलो अब इसमें पॉइंट 2 और 3 जरा पढ़ो, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछो जरा, पॉइंट 2 और 3। आ गए समझ में? पढ़ लिए दोनों पॉइंट्स 2 और 3? दिव्येश? जी सर। तो दिव्येश मुझे इस लाइन का मतलब समझाओ जरा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाली, इसका रीजन समझाओ, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका। सर ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से ज्यादा होगी, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तेजी से होगा। हाँ, फास्टर इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ गए तुम ये चीज़। चलो, तो ये चीज़ दिमाग में घुस गई। अब हम आते हैं इस डेफिनेशन पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। When cathode voltage is increased to a certain value V naught, no photoelectron is able to reach the cathode, and photocurrent at this potential V naught becomes zero. This potential V naught is called stopping potential. ये आप समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है इस पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कैथोड का वो पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कैथोड पे नहीं पहुंच रहा है, तो करंट जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, तो के मैक्सिमम इक्वल टू होता है ई वी नॉट। इसको नोट कर लेना, के मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी है। अब इसके बाद ना इसमें ग्राफ हैं काफी सारे, ये आज मैं नहीं कराऊंगा तुमको, नहीं तो तुम्हारा जो है दिमाग में ये जो ग्राफ वाली चीज है ना, ये मैं तुम्हें थोड़ा ठहर के कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो अभी ज्यादा दिमाग में भर देंगे तो तुम्हारी प्रोसेसिंग होगी नहीं। क्यों भाई, समझ आ गया ना ये वाले पॉइंट यहां तक, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक क्लियर है? यस सर। अब मुझे तुम्हें बताने हैं ये वाले जो ग्राफ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मैक्स आरुषि तुम्हारे स्कूल में करा दिया है ना ये? यस सर। तो तुमको ये ग्राफ ही पढ़ाए होंगे मेनली तो इसमें। यस सर, पढ़ा दिए सारे ग्राफ। हाँ, तो ये ग्राफ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर जेई में मेंस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं।